इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसकी मेन एप्लीकेशंस क्या होंगी। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। इंडक्टिव इफेक्ट, डेफिनेशन, टाइप्स, मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम क्या पढ़ेंगे मैकेनिज्म, फिर हम क्या पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले बताओ क्या होता है डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इन ए मॉलिक्यूल इज द लोकल चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्सवेयर इन द मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्या, तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से परमानेंट डाइपोल मोमेंट का अराइज हो जाना, क्रिएट हो जाना। समझे बात, बोलो भाई, बॉन्ड पोलराइजेशन थ्योरी, उसको हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। समझे बात, ध्यान रखियो। एक अगर, और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अगर ये जो पोलराइजेशन ये क्या हुआ है पाई डेंसिटी के थ्रू आया है डाइपोल, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई, अब आगे पढ़ाएंगे। अब बताओ क्या हमारे पास, तो आप इसको ऐसे मानो फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं बताऊं डेफिनेशन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हो ना कि CH3 CH2 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 Cl, तो ये Cl क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये Cl पता क्या करेगा, ये हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। नहीं आपको, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये और भी कम और ये और भी कम। समझे बात, ये प्लस के, ये क्या हो गया भाई प्लस के, क्या हो गया माइनस का। ठीक है बात। तो और ये देखा गया है, तो ये जो भाई इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो क्या होता है पोलराइजेशन, ये काफी दूर तक होता है। क्या होता है, काफी दूर तक होता है। समझे बात, मतलब ये पाया गया, देखो भाई यहां तक बताओ क्या है, 1 2 3 4 एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट पहुंच रहे हैं। उसके बाद ये फर्दर एक्सपेंड नहीं, मतलब उसके बाद भाई इसका मैग्नीट्यूड ना के बराबर होता है। ठीक है, इसका मैं बेटा आपको मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे अभी, इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे अभी। बताओ अब क्या होता है हमारे पास भाई, इसका टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब पहले पढ़ते हैं भाई कि इंडक्टिव इफेक्ट की टाइप कितनी होती है। भाई आपने पढ़ रखा होगा इंडक्टिव इफेक्ट की मेनली क्या होती हैं, 2 टाइप्स। एक तो क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। और ये कैसे काम करता है, मतलब कौन कौन सा प्लस आई कौन सा होता है। देखो अगर हमारे पास CH3 CH2 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 ऐसे हमारे पास है और यहां पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर मान लिया जिस ग्रुप ने ये डाइपोल क्रिएट किया है उसके ऊपर क्या आ जाए नेगेटिव, क्या आ जाए पार्शियल नेगेटिव, और इन कार्बन पे क्या आ जाए पार्शियल पॉजिटिव, तो उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। और अगर मान लिया भाई हमारे पास जो एक ग्रुप है इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो डिपेंड करता है भाई, मतलब आप ये कह सकते हो कि कार्बन पे अगर क्या आ जाए पॉजिटिव, अगर जो कार्बन जुड़ रहे हैं किससे, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप से भाई, तो और कार्बन के ऊपर क्या आ जाए बताओ पॉजिटिव आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस आई इफेक्ट है, और कार्बन पे नेगेटिव आ जाए तो प्लस आई इफेक्ट है। या फिर ऐसे बोल दो भाई, अगर ये जो हेटेरो ग्रुप ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इस ग्रुप पे बताओ क्या आ जाए, वो तो भाई अगर इस ग्रुप पे बताओ क्या आ जाए,
कहाँ पर गया? बताओ भाई, नहीं बेटा कोई? अगर बताओ इस पे क्या आ जाए, बोलो भाई। तो अगर इस पे पॉजिटिव आ जाए तो क्या है? माइनस आई इफेक्ट। नहीं, इस ग्रुप पे आए, इस ग्रुप पॉजिटिव तो प्लस आई इफेक्ट, और माइनस आई तो नेगेटिव आए तो माइनस आई इफेक्ट। तो ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या आएगा? माइनस आई इफेक्ट। जैसे मान लें यहाँ पर कौन आ जाए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा ना, तो इन पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ जाए तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इन पे क्या है? पार्शियली नेगेटिव। तो भाई दो टाइप का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। अब भाई इसका जो मैकेनिज्म होता है, इसका एक तो होता है सही मैकेनिज्म, एक होता है इसका। अच्छा एक बात और भाई, इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज होती है, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा डोनेटिंग, कौन सा कम डोनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, फ्लोरीन का भी क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। क्लोरीन का भी क्या होता है? माइनस आई। ब्रोमीन का भी क्या होता है? माइनस आई। और आयोडीन क्या होता है? माइनस आई। यानी अगर आप कार्बन चेन से कोई भी जोड़ दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप नहीं है, तो ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट दें। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से जुड़ते ही और कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे, तो इनके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट आएगा एफ का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम बी आर का, उससे कम आई का। ठीक है, तो वैसे ही आप भाई आप डिफरेंट ग्रुप्स को प्लस आई और तो आप भाई डिफरेंट ग्रुप्स को, तो भाई आप डिफरेंट ग्रुप्स को उनके इसके क्या बोलते हैं, बोलो भाई। नहीं बेटा आपको, आप भाई डिफरेंट ग्रुप्स को उनके प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। तो कई होगा क्या हो, जैसे अगर मैं यहां पर इनकी बात करूं मैं, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट, ये क्या वीकेस्ट माइनस आई इफेक्ट। तो इनकी एक सीरीज होती है, उनको याद कर लियो भाई। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास होता है प्लस आई इफेक्ट, क्या उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होना चाहिए उसमें? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब बताओ बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की भाई, कि मैकेनिज्म क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? देखो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट के दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो होता है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म, और एक होता है देसी मैकेनिज्म। समझे बात? आप देसी मैकेनिज्म तो आपने पढ़ रखा होगा कि ऐसा क्या होता है कि कार्बन चेन से अगर आपने क्या जोड़ दिया बताओ? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है बात, तो ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्यों राइज होता है बताओ? क्यों? क्योंकि वो ये बताओ क्या हासिल कर लेगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भाई, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा भाई, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो इस पे क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो भाई एक तरह से ये डेंसिटी कहां से खींचा बताओ भाई? अब ये बताओ कहां खींचेगा? ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हुआ अभी ये, तो ये अपनी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां चला गया उस साइड, तो इसे कंपनसेट करने के लिए कहां से खींचने ट्राई करेगा? इस साइड से। नहीं आपको? तो बेटा कहां जाएगी? यहां पर जाएगी। तो लेकिन थोड़ी इफेक्ट हल्का पड़ जाएगा। इस पे क्या और भी कम क्या जाएगा? प्लस आई। अब ये अपनी कमी को, इलेक्ट्रॉन से कमी को पूरा करने के लिए यहां से खींचेगा, ये और भी बेटा कम हो गया। नहीं आपको? तो 1 2 3 और 4। नहीं आपको? ये पाया गया भाई। इसके बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही वीक हो जाता है चौथे कार्बन एटम के बाद। तो ये तो देसी तरीका भाई, लेकिन इसका जो असली मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, थोड़ा मैं आपको भी ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ रखी है हाइब्रिडाइजेशन, और हमने आपको भाई हल्का फुल्का बैंड रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उसके जरिए क्या होता है कि जब कार्बन से बताओ क्या जुड़ रहा होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो कार्बन क्या करता है? ये इस तरह के जो इस साइड जो क्या है ऑर्बिटल, उसमें ज्यादा क्या भेजेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ क्या भेजता है? मोर पी कैरेक्टर। तो इसमें क्या भेजेगा? मोर ये पी कैरेक्टर। तो अगर इसमें मोर पी कैरेक्टर भेजेगा
अगर इस हाइब्रिड में मोर क्या भेजेगा ये पी कैरेक्टर, तो इसमें अपने आप इस साइड क्या भेजेगा मोर एस कैरेक्टर। तो देखो ये हाइब्रिड क्या होगा, जो हाइब्रिड कार्बन की साइड है वो मोर स्फेरिकल हो, मोर एस लाइक, मतलब थोड़ी भाई स्फेरिकल सी लोब होगी, मतलब लोब थोड़ी छोटी होगी और थोड़ी क्या होगी लॉन्गर लोब, है ना। तो यहां पर जो कार्बन होएगा अगर ये इससे ओवरलैप करना चाहे तो इसको अपना लोब को अपने हाइब्रिड को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको फिर कहां पे, इसको इसमें ज्यादा क्या भेजना पड़ेगा पी कैरेक्टर, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, ताकि क्योंकि इसकी लोब जो इसकी लोब है हाफ फील्ड लिए हुए है वो छोटी लोब है, तो इस तक ओवरलैप करने के लिए अगले कार्बन को इस साइड क्या भेजना पड़ेगा मोर पी कैरेक्टर, ताकि वो बड़ी होके यहां तक पहुंच जाए। नहीं आपको इस वजह से इन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी मोर एक्स की साइड, और यहां भी क्या होगा इन दोनों में बताओ मोर डेंसिटी कहां पर होगी, बताओ ओवरलैप कहां पर है, ओवरलैप बीच में हो रखा है बिल्कुल, तो थोड़ा कार्बन की साइड है, थोड़ा कार्बन की साइड, तो इससे क्या हो, इससे ये क्या हो जाएगा, तो भाई इससे क्या होगा डेंसिटी थोड़ी वहां निचलेगी क्या बताओ। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है भाई, इस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो ओवरलैप होता है ना वो डेंसिटी बिल्कुल सेंटर में ना रह के थोड़ा किस साइड बैठने पड़ता है उसको भाई, इस कार्बन की साइड। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, समझे बात। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा किसकी तरफ शिफ्टेड होएगा, इस साइड वाले कार्बन की तरफ, नहीं आपको समझ में। तो ये होता है इसका भाई सही मैकेनिज्म, लेकिन आप इसको भाई सिंपल वेस्पर थ्योरी वाले मैकेनिज्म से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास भाई, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट की मेन फीचर्स कौन कौन सी होती है। देखो भाई इंडक्टिव इफेक्ट में मतलब आप ये कंफर्म करो कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट ही है, ये हम कैसे मालूम करेंगे। इसको मालूम करने के बेटा तरीके हैं। पहला तो क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या यहां पर सिग्मा बॉन्ड क्या होगा डिस्प्लेस, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा डिस्प्लेस होएगा, लेकिन वो पूरी तरह डिस्प्लेस नहीं होएगा, सिर्फ थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। क्या बताइए, परमानेंट भाई, मतलब अगर किसी कार्बन चेन से क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो भाई वहां पर परमानेंट क्या है डाइपोल मोमेंट, वो टेम्परेरी नहीं होता। ठीक है बात। तीसरा बताओ क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लीव देयर ऑर्बिटल बट शो डिस्टॉर्शन। मैंने आपको बोला ही था कि यहां पर जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ते, मतलब ये कार्बन और ये क्या है बोलो भाई हैलोजन। तो इसका जो बीच में जो क्लाउड होगा ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिटल छोड़ता नहीं कि पूरी तरह यहां भाग जाए ना, सिर्फ क्या हो जाएगा थोड़ा डिस्टॉर्ट, मतलब यहां पर नहीं बेटा सिर्फ ये थोड़ा सा इसकी तरफ क्या हो जाए शिफ्ट डिस्प्लेस, मतलब डिस्टॉर्ट, पूरी तरह शिफ्ट नहीं। जैसे भाई रेजोनेंस में क्या होता है, वहां पर तो हम पाई बॉन्ड को पूरी तरह शिफ्ट ही कर देते हैं, यहां पर सिग्मा बॉन्ड पूरी तरह शिफ्ट नहीं होता। बात आपको पहले पड़ेगी। ओके, और क्या होता है, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स इंड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टोर्शन। भाई और सारे के सारे एटम्स और ग्रुप्स एक साथ डिस्टोर्शन नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं जैसे मेरे पास क्या हो CH3 और एक मेरे पास क्या हो C2H5, तो इसका प्लस आई इफेक्ट अलग होगा और इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा अलग होएगा। समझे बात भाई, इसका प्लस आई इफेक्ट अलग होएगा और इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा अलग होएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन में मेरे पास फ्लोरीन और कौन है ब्रोमीन है, फ्लोरीन और ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट अलग होएगा और इसका अलग होएगा। ये अलग अलग ग्रुप्स के और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग आइटम्स के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। अब बताओ क्या भाई, हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। ये बेटा कोई अभी थोड़ी बहुत बात हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस की, कि भाई कहां कहां अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहला क्या हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये आपको आगे पढ़ाएंगे भाई। डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी आप होगे। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, देखो जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है ना, हालांकि
इससे अगला हमारा जो चैप्टर है ना, उसका नाम ही क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तब आपको पढ़ाया जाएगा ये, ठीक है। लेकिन थोड़ा मैं आपको फिलहाल बताऊं भाई, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसमें रिएक्टेंट से सीधे क्या नहीं बनता प्रोडक्ट, बीच में कोई और स्पीशीज बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और ये एक्चुअल मॉलिक्यूल होते हैं, इनको आप आइसोलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये हो CH, मेरे पास हो CCl, CH3 और CH3, ठीक है। तो भाई अगर मान लिया इस पे हम क्या अटैक करवा दें, OH, क्या OH नेगेटिव, तो पता क्या होगा, ये Cl यहां से टूट गया, Cl नेगेटिव यहां से गया भाई पहले स्टेप में, तो यहां पता क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। नहीं आपको भाई, Cl यहां से गया, कार्बोकैटायन बन गया। और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और आपको साफ दिख रहा है भाई, देखो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक स्पीशीज जिनमें कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ऑर्गेनिक स्पीशीज में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है ना, तो कार्बोकैटायन है। और किसी ऑर्गेनिक स्पीशीज में कार्बन के ऊपर भाई नेगेटिव चार्ज, तो क्या कार्बो एनायन है। ठीक है बात है आपको भैया, आगे आपके डिटेल्ड आएंगे ये, तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। तो देखो ये कार्बन जो है, अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज भी चेक करोगे तो +1 है, मतलब आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करिए भाई, इसके एवरेज इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसके कम करो, इसके आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करियो 2 4 6, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है ना भाई, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझे बात। तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप ये बता सकते हो कि ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो हमको पता जब भी कार्बन पे क्या होगा, तो बात आपको पहले पढ़ रही है कि इंटरमीडिएट यहां पर बना कि नहीं बना, ये क्या बेटा यहां पर ये इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, बना है ना। तो आप ये बताओ, ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होगा कि ये वाला स्टेबल होएगा, बताओ बताओ। तो मैं आपको बताऊं भाई, कार्बन यहां पर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मिथाइल कार्बोकैटायन में भी और यहां भी क्या है, दोनों में कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो डेंसिटी कहां भेजेंगे, कार्बन के ऊपर, और क्या हो जाएगी स्पीशीज स्टेबल। तो मैं आपको बताऊं, H के मुकाबले मिथाइल का +I इफेक्ट ज्यादा होता है। क्या, H के मुकाबले मिथाइल ग्रुप का, बेटा इस ग्रुप का +I इफेक्ट ज्यादा होता है इसके मुकाबले। तो इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए, ये वाला। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जितने ज्यादा क्या हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेंगे सेंटर एटम को, और उतना इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट होएगी। और जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंसी कंपनसेट होएगी, उतना ये स्पीशीज क्या होगी, मोर स्टेबल। नहीं आपको, तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए क्या होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन से इससे स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला। अब इससे स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला। और इससे स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला। नहीं आपको, तो आप कार्बोकैटायंस की, तो मिथाइल, इथाइल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, अरे बोलो, वो बेटा बस नहीं है। कार्बो एनायंस की भी स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, किसकी, कार्बो एनायंस। आपको होगी अभी कार्बो एनायंस क्या होती है, तो भाई डिटेल तो आपका गया आएगा, लेकिन कार्बो एनायन का मतलब क्या है, जिन ऑर्गेनिक स्पीशीज के अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं, एक तो मेरे पास CH3 नेगेटिव हो, ठीक है, और एक बताओ मैं क्या बोल दूं भाई, एक तो मैं ये कह दूं कि कार्बन के ऊपर क्या है, मैं भाई यहां पर प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं दिखा रहा, वैसे ही बना रहा हूं, तो नेगेटिव है। एक तो ये हो मेरे पास, एक मेरे पास मिथाइल आ जाए, एक 2 मिथाइल, एक 3 मिथाइल, तो कौन सा स्टेबल होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा, या मिथाइल कार्बोनाइन। भाई हमको साफ साफ दिख रहा है, कार्बन का यहां पर, कार्बन को यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, कार्बन का यहां पर ऑक्टेट पूरा है। कैसे पूरा बताओ, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो जिसका ऑक्टेट पूरा हो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता भाई, लेकिन उसको हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, इजंट इट। इसीलिए बताओ क्या होगा, बताओ बेटा, इसीलिए क्या होगा,
जितने ज्यादा क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो कार्बो एनायन में क्या होता है, जितने ज्यादा क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उतना चीज क्या होगी, अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है सर, और नहीं ये सबसे अनस्टेबल होगा, और ये बताओ क्या होगा सबसे स्टेबल, ये क्या होगा बताओ सबसे स्टेबल इन तीनों में। वजह ये स्टेबल क्यों भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं है, लेकिन ये क्या बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो एक नेगेटिव के ऊपर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, डेंसिटी भेज रही है, नहीं है आपको, अरे भाई एक नेगेटिव स्पीशीज के ऊपर ये ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा डेंसिटी भेजने की ट्राई कर रहे हैं, नहीं है आपको। अरे भाई कार्बन आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों लेना चाहेगा, सही बात है। समझे बात। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा इसको डिस्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे इसको स्टेबलाइज। तो कार्बोकैटायन में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या करते हैं स्टेबलाइज, और विड्रॉइंग डिस्टेबलाइज। और कार्बन आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डिस्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबलाइज, नहीं आपको। तो ऐसे भाई इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, और इवन आप बेटा फ्री रेडिकल्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको बताओ भाई, आप इवन जो क्या होते हैं फ्री रेडिकल, आप कहोगे भाई ये भी तो क्या है इंटरमीडिएट्स, ये भी क्या है, आप कहोगे ये क्या होते हैं फ्री रेडिकल। भाई फ्री रेडिकल ये होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो एक, और एक कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल ये वाली स्पीशीज, बताओ भाई यहां पर तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है, यहां बताओ भाई कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या है 0, आप चेक कर सकते हो बेशक, ठीक है। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्या है 2 4 6, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है 7, 2 4 6 और एक 7, भाई इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 7 है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, डेफिशिएंट है ना डेफिशिएंट। तो जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो इसको उतना ज्यादा क्या करेंगे स्टेबलाइज। तो ये वाला स्टेबलाइज होगा, बताओ कि ये वाला स्टेबलाइज होगा, बताओ भाई कि मैं 2 मिथाइल जोड़ दूं, ये वाला स्टेबलाइज होगा कि बताओ ये वाला स्टेबलाइज होगा। तुम क्या कहेंगे, यहां पर भी देखो जैसे जैसे मैंने क्या किया है, हमने H को हटाया और क्या लगाया मिथाइल, तो मिथाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और हमको पता भाई इन फ्री रेडिकल के अंदर जो कार्बन है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ये इस चीज को स्टेबलाइज कर देंगे। तो सबसे स्टेबलाइज को सबसे स्टेबल ही होना चाहिए, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये होना चाहिए, isn't it? और एक क्या होता है भाई, और एक आप इससे पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट, आप इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो क्या, बताओ बेटा। आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो भाई इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो क्या होता है नेट डाइपोल मोमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। आपको ऐसे कैसे, फॉर एग्जांपल मैं 3 कंपाउंड लिखूं भाई, एक तो मैं ये कंपाउंड लिखूं कि Cl और Cl, एक मैं ये कंपाउंड लिखूं भाई कि Cl और Cl, और एक मैं ये कंपाउंड लिखूं कि Cl और Cl क्या है पैरा, Cl और Cl आपस में क्या है भाई पैरा, ओके। तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा, बताओ बेटा, तो आप ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है बताओ, सॉरी डाइपोल मोमेंट इसका होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। आपको ऐसा क्यों भाई, यहां पर तो क्या है 2 क्लोरीन है, अरे भाई एक कार्बन क्लोरीन है, एक कार्बन क्लोरीन है, तो एक डाइपोल कहां बनेगा ऊपर की तरफ, एक कहां बनेगा भाई, एक डाइपोल बनेगा नीचे की तरफ कार्बन क्लोरीन से, एक कहां बनेगा ऊपर की तरफ। लेकिन दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। इसलिए भाई हमको पता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या यहां पर डाइपोल बनेगा, कि यहां पर एक डाइपोल बनेगा, लेकिन ये डाइपोल और ये डाइपोल आपस में क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई इन दोनों डाइपोल्स के अपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से और इक्वल होने की वजह से क्या नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर 0 आएगा,
और इससे ज्यादा कहां पर आना चाहिए, यहां पर। क्यों भाई, आपको पता है अगर दो डाइपोल्स में एंगल जितना घटता है, क्या बेटा, दो डाइपोल्स में भाई, इसका डाइपोल होगा ऐसे, इसका डाइपोल होगा ऐसे, यहां डाइपोल्स में एंगल क्या होगा, ज्यादा, यहां डाइपोल्स में एंगल क्या होगा, कम। तो हमको पता है भाई जितना एंगल घटता है उतना रिजल्टेंट क्या होता है, बढ़ता है। नहीं पता आपको भाई, एक डाइपोल ऐसे हो एक ऐसे हो तो नेट क्या आएगा, 0। लेकिन अगर दोनों क्या हो, डाउनवर्ड, दोनों क्या हो भाई, डाउनवर्ड। तो हमको पता है दो डाइपोल अगर 0 एंगल पे होंगे ना तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ, ज्यादा आएगा। इजंट इट? ठीक है, बताओ। तो इसे भाई क्या बेटा, ऐसे आप इनके डाइपोल मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या? चलो एक मैं एग्जांपल आपको और बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में भाई कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। अब बताओ, अगर मैं कहूं ना, अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखूं किनके, तो आपने ये बताना भाई, एक तो आप ये बता दोगे कि इसमें डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होगी, और साथ में भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, एक तो बेटा CH3 हो, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 0, ठीक है बात। और एक CH3NH2 इसका होता है 1.32, और CH3OH इसका होता है 1.71। एक्सप्लेन दिस। इनका डाइपोल बताओ ऐसा क्यों है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बोल देंगे भाई IIT JEM से एंट्रेंस में से क्वेश्चन आते हैं, ये 3 स्पीशीज लिख दी, बताओ इनमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो आपने देखना भाई कि यहां पर कार्बन कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0, तो कम। अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है यहां पर, और कि कार्बन ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस कहां पर होगा, कार्बन का ऑक्सीजन का, तो सबसे ज्यादा डाइपोल भी कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा। Isn't it? और सर इससे ज्यादा क्लोरीन और हाँ बिल्कुल, हाँ आ गया ना आपको ये, मतलब ये एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा ना इसे। अरे बोलो, ठीक है। अच्छा और बताओ, और क्या होता है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और आप इससे मैं आपको बताऊं भाई, इंडक्टिव इफेक्ट से आप ये भी मालूम कर सकते हो कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए आपको होगे। ऐसे कैसे, ये ऐसे भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बताओ एक बेटा मैं बोलता हूं, अरे कहां गया, बताओ आप बताओ, एक तो मेरे पास क्या हो, बताओ हमारे पास भाई एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, मुझे पता है। अगर मेरे पास कोई एसिड है HA, और हमको पता है क्या बनाता है H+ और A-, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka, क्या होता है K। तो मुझे पता है भाई जितना ये, तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, H+ की कंसंट्रेशन और A- की, और नीचे HA की, पता होगा ना आपको चीज का। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा टूटेगा, जितना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा टूटेगा, जितना ज्यादा ये टूटेगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या बनेंगे, ये दोनों स्पीशीज। जितना ज्यादा ये बनेंगे उतना ये कम बचेगा, उतना के क्या आएगा मेरे पास, ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होता है, ज्यादा, और वीक के लिए क्या होता है, कम होता है ना। अरे बोलो भाई। और इसका पीके क्या होगा, PKA, मतलब -log Ka। तो Ka जितना ज्यादा होगा PK उतना कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मुझे पता है भाई Ka ज्यादा हो और PK क्या हो, कम हो। तो कोई भी चीज जो कि डिसोसिएशन का अगर सपोर्ट करेगी वो Ka को बढ़ा देगी, isn't it? तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं भाई, अगर बेटा हमने, तो मैं एक बार एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव लेता हूं, क्या मैं एक बारी भाई, तो कोई भी चीज, और वो ज्यादा क्यों बनेंगे हमारे पास, अगर मैं एसिटिक एसिड देता हूं H और H, बताओ COOH, तो यहां पर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा भाई, हमको पता OH वाला प्रोटॉन क्या एसिडिक है भाई,
है ना। तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे ना। तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा CH और COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। तो मेरे पास anion बननी है, मेरे पास क्या बननी है, anion। तो आप ये बताओ इस anion के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, तो जितनी स्टेबल होगी उतना इसके बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ क्योंकि नेगेटिव आना है, तो इस नेगेटिव को जो बैलेंस करेगा, वही तो क्या होगा बताओ, वही तो इसको स्टेबल करेगा। तो अगर एक तो मेरे पास ये हो, एक मेरे पास यहां पर एसिटिक एसिड हो, एक मेरे पास क्या क्लोरो एसिटिक एसिड, क्या हो क्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड से मोर क्या होगा एसिडिक। वजह क्योंकि भाई जो क्लोरो एसिटिक एसिड होगा ये तो क्या करेगा, यहां पर Cl आ गया तो Cl का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहां पर H की वजह Cl होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में हमको ज्यादा हेल्प मिलेगी। पता आपको पहले पड़ गई नहीं, आपको समझे भाई, सिंपल सी बात है। हमारे स्टार्टिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड ने प्रोटॉन रिलीज कर दिया, तो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद हमारे पास बननी है एनायन। तो उस एनायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसको डिस्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझे बात। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हो भाई, नहीं है आपको। तो यहां पर अच्छा एक और सी लगा दें, और एसिडिक, तीनों सी लगा दें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ भाई हम क्या पढ़ा रहे थे, हाँ तो आप बताओ। तो जैसे जैसे यहां बताओ हम क्या टच करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर भाई क्या बोलते हैं फ्लोरीन जोड़ता, तो अगर क्लोरो एसिड, अगर मेरे पास एक क्लोरीन एक ही हो, सॉरी मेरे पास हेलोजन एक ही हो, हेलोजन क्या हो मेरे पास भाई एक ही हो, ठीक है बात। लेकिन एक बार तो ये फ्लोरीन हो, एक बार ये क्लोरीन हो, एक बार क्या हो आयोडीन, तब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, फ्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो उससे कम और आयोडो उससे कम, नहीं आपको। थोड़ा से आप इनके जो ट्रेंड है इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या। और साथ में आपको बताऊं, अगर यहां बताओ कौन क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्या तो उसे वीकर होंगे, तो उसे वीक कौन सा होगा बताओ, CH3। अगर आपने यहां पर H हटा के लगा दिया मिथाइल ग्रुप, यानी अगर आपने भाई एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो वो बना देंगे इसको स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन आपने क्या लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या बनाएंगे इसको वीकर एसिड। यानी ये हमारे पास क्या होता, ये क्या होगा वीकर एसिड होगा। ये क्या होगा और भी वीकर, ये और भी वीकर। आ गया कोई, तो बोलो भाई। तो ऐसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी कमेंट कर सकते हो भाई। अच्छा और इवन बेसिस के ऊपर भी क्या मतलब, क्या इवन आप किसके, आप बेसिस की जो स्ट्रेंथ उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो कि भाई इनमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा, मोर बेसिक। अब हमको पता बेस क्या होता है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी। अरे हम बेसिक स्ट्रेंथ हुई, ठीक है। तो बेटा अगर मान लिया एन के साथ क्या टेस्ट है, हम बताओ भाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ कोई आपसे पूछ ले, एक तो बताओ मेरे पास क्या हो, मेरे पास NH3 है, क्या बेटा NH3। तो NH3 हमको पता क्या होता है भाई, बेस होता है ना, क्योंकि अपना ये लोन पेयर डोनेट करेगा। अच्छा आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर H की बजाय यहां पर क्या लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर मैं H को उठा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो वो डेंसिटी खींच लेंगे N से, और N का लोन पेयर डोनेशन के लिए कम अवेलेबल हो जाएगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई। तो इससे वीकर बेस कौन सा होना चाहिए, मैं अगर NH3 लूं, एक लूं मैं NF3, क्या लूं NF3, और एक बेटा मैं क्या लूं बताओ N मिथाइल 3। मतलब यहां बताओ क्या किया मैंने, यहां बताओ मैंने क्या किया, यहां पर मैंने भाई तीनों H ऐसे ही रखे, यहां मैंने हटा दिए फ्लोरीन से और यहां मैंने हटा दिए मिथाइल से। तो इनमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग,
ये वाला भाई, ये वाला यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस नहीं, क्योंकि ये डेंसिटी कहाँ भेजेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन पे डेंसिटी आएगी तो नाइट्रोजन खुद का लोन फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा भाई डोनेशन के लिए, इजंट इट। आगे ना कोई, तो क्या मोर बेसिक, लेस बेसिक, लीस्ट बेसिक, क्या जाएगा ये, लीस्ट बेसिक, इजंट इट। तो इसके अलावा हम भाई और भी तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे भी हो करेगी, बताओ। अच्छा बताओ, इवन अपनी है जो स्ट्रेंथ होती किसकी, एल्काइंस, किसकी, एल्काइंस की। आपको पता है एल्काइंस भी क्या हो सकते हैं, एसिडिक, क्या हो सकते हैं, आप एल्काइंस की एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इससे कंपेयर एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक तो मेरे पास क्या हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है, एक बेटा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच हो, लेकिन यहां पर वो मिथाइल, एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, लेकिन यहां बताओ क्या मेरे पास, इथाइल, CH2 CH3। तो बताओ यहां पर इस कार्बन से कौन अटैच्ड है, H, यहां कार्बन से कौन अटैच्ड है, मिथाइल, यहां कार्बन से इथाइल। तो हाइड्रोजन में, मिथाइल में और इथाइल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होता है भाई, हाँ ये होगा ना, यानी यहां पर इस प्रोटॉन को निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्या, क्योंकि भाई हमको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो यहां बताओ बताओ बेटा सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होना चाहिए, ये वाला, उससे कम ये, और सबसे कम ये। नहीं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन निकलने के बाद जो नेगेटिव आएगा, ये प्रोटॉन निकलने के बाद जो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को बैलेंस कौन करेगा, ये वाला कि ये वाला, बेटर तो ये रहेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ बताओ क्या और भी स्ट्रॉन्गर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। भाई सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होएगा उतना ज्यादा तो क्या हो भाई, प्रोटॉन निकलने के बाद जो चीज बनेगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से स्टेबल, तो प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जितना बताओ क्या होगा भाई, बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आपको ये आगे आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।